नमस्कार दोस्तों, कही अनकही कहानियों में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ओ हेनरी की लिखी हुई कहानी द फर्निश्ड रूम। वक्त की तरह ही लगातार चलते रहने, लगातार जगह बदलते रहने वाले कई खानाबदोश न्यूयॉर्क शहर के वेस्ट साइड इलाके में लाल पत्थर वाले घरों के आसपास मिल जाते हैं। ये लोग बेघर हैं, मगर इनके पास हजारों घर हैं। एक किराए के कमरे से दूसरे किराए के कमरे तक अपनी जिंदगी बसर करते हैं। शहर के इस हिस्से में इन्हीं खानाबदोशों की एक बड़ी आबादी अपनी जिंदगी बसर करती है। एक शाम की बात है जब अंधेरा होने के बाद एक नौजवान आलीशान लाल मकानों के बीच रेंगता हुआ और तकरीबन सभी दरवाजों को खटखटाता हुआ 12वें मकान के जीने पर सुस्ताने के लिए बैठ गया। उसने अपने माथे से धूल मिला पसीना पोंछा और कहीं दूर से आ रही घंटे की आवाज में गुम हो गया। इस 12वें घर में रहने वाली औरत जब बाहर आई तो उसने इस नौजवान को यूं देखा जैसे वह किसी मेवे में लगा हुआ कीड़ा हो, जो मेवे को अंदर ही अंदर खोखला कर चुका हो और अब दूसरा मेवा ढूंढ रहा हो। क्या यहाँ कोई जगह खाली है? नौजवान ने पूछा। अंदर आओ। ऊपर तीसरी मंजिल पर एक कमरा हफ्ते भर पहले ही खाली हुआ है, देख लो, तुम्हें पसंद आएगा। नौजवान चुपचाप उसके पीछे जीना चढ़ने लगा। कहीं दूर से आती एक धुंधली रोशनी हॉल की दीवार पर अस्पष्ट परछाइयां बना रही थी। नौजवान तेजी से बिना आवाज के उसके पीछे जीना चढ़ता गया। जीने के हर मोड़ पर दीवार में खाली ताके थी। शायद कभी उनमें मनी प्लांट लगा रहा हो जो धूप और हवा की कमी से मर गया हो, या फिर शायद उनमें मशहूर लोगों की मूर्तियां रही हों जिनको अंधेरों के राक्षसों ने खींचकर नीचे अधूरे बने बेसमेंट में फेंक दिया हो। उस औरत ने ऊपर पहुंचकर कहा, बढ़िया कमरा है, बहुत ही कम खाली रहता है। पिछले किराएदार बहुत शालीन थे, मुझे उनसे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। किराया भी हमेशा एडवांस में देते थे। सुनो, नल उधर हॉल के आखिर में है। तुम्हें पता है, स्प्रॉल और मूनी को तो ये कमरा इतना पसंद आया था कि वो इसमें 3 महीने रहे। नौजवान के चेहरे पर हैरानी देखकर वो बोली, तुम स्प्रॉल और मूनी को नहीं जानते? मशहूर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ कई शोज के स्केच भी बनाए थे। कहते कहते वो रुकी और नौजवान को दूसरी तरफ देखता हुआ देखकर बोली, गैस लाइट इधर है और ये देखो कपड़ों की अलमारी काफी बड़ी है ना। ये कमरा तो सबको पसंद आ जाता है, बहुत कम खाली रहता है, तुम्हारी किस्मत ही अच्छी है। क्या यहाँ पर कलाकार भी रहते हैं? नौजवान ने उसे बीच में ही टोका। हाँ, आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। मेरे कमरों में से ज्यादातर इन्हीं नाटकों में काम करने वाले कलाकारों से भरे रहते हैं। दरअसल ये पूरा इलाका ही थिएटर में काम करने वाले लोगों से भरा हुआ है। कलाकार वैसे भी कहीं बहुत ज्यादा दिन नहीं टिकते, मगर मुझे पूरे पैसे देकर जाते हैं। नौजवान ने 1 हफ्ते का एडवांस देकर कमरे की बुकिंग कर ली। वो बहुत थका हुआ था तो फौरन ही कमरे में जम गया। पैसे गिनते हुए वो औरत की बातें सुन रहा था। देखो मिस्टर, पूरा कमरा एकदम तैयार है, यहाँ तक कि तौलिया और नहाने का पानी भी। जब वो औरत एडवांस लेकर जाने लगी तो लड़के की जुबान पर फिर वही सवाल आ गया जो कई दिनों से उसके दिमाग में डेरा जमाए था। जरा सुनिए, आपने किसी मिस वेस्टनर का नाम सुना है? क्या वो यहाँ कभी किराए के लिए कमरा ढूंढने आई है? एल्विस वेस्टनर, वो स्टेज पर गाना गाती है, गोरी सी लड़की, सुनहरे बाल और बाईं आंख के ऊपर गहरा काला मस्सा। नहीं, मुझे नहीं मालूम। स्टेज पर कलाकार अक्सर अपना नाम बदलते रहते हैं और फिर यहाँ ठहरते भी कितने दिन हैं।
मुझे ऐसा कोई नाम ध्यान नहीं आ रहा। नहीं, हमेशा यही जवाब, हमें नहीं पता, हमने नहीं सुना। 5 महीनों से लगातार वो अलग अलग लोगों से यही सवाल पूछ रहा था और हर बार वही जवाब, नहीं। दिन में होटल के मैनेजरों से, थिएटर के एजेंटों से, गाने वालों की मंडली से, संगीत के स्कूलों में, हर जगह वो बस इसी नाम के बारे में पूछता रहता था। रातों को म्यूजिकल शोज के, नाटकों के दर्शकों से भी यही सवाल किया करता था। वो नौजवान उस लड़की एल्विस वेस्टनर से प्यार करता था। हर मुमकिन कोशिश करता था कि कहीं से उसका कोई सुराग मिल जाए। एक बात तो पक्की थी कि उसके गायब हो जाने के बाद जरूर इसी टापूनुमा शहर ने उसे कहीं न कहीं पनाह दी होगी। मगर ये शहर एक शैतानी दलदल की तरह था। रेत के टीले रोज हवाओं के जोर पर अपनी जगह बदलते रहते थे। आज जो रेत ऊपर दिखती थी, कल वो नीचे धंस चुकी होती थी। इस कमरे ने अपने नए मेहमान का इस्तकबाल बड़ी ही खोखली मेहमान नवाजी और ओढ़ी हुई मसरूफियत के पूरे नाजु अंदाज से किया। टूटे फर्नीचर की धुंधली चमक, सोफे पे चढ़े जरी के कवर, दोनों खिड़कियों के बीच लगा हुआ बड़ा सा आईना, दीवार पे टंगे 2 सुनहरे फ्रेम और पीतल के पायों वाला बेड, ये सब उसे कुछ देर का भुलावा देने को बिल्कुल तैयार थे। ये भुलावा इस वक्त नौजवान के लिए बहुत आरामदेह था। ये नौजवान बेदम सा होकर कुर्सी पर ही पसर गया, इस बात से बेखबर कि इस कमरे में कितनी ही कहानियां जो इसके पिछले किराएदारों के बारे में थी, सुनी जाने के लिए बेताब हो रही थी। कमरे में एक रंगीन फूल बूटों वाला गलीचा, जिसपे एक फव्वारा भी बना था, मिट्टी से लिथड़ी हुई दरी के बीचों बीच यूं लग रहा था जैसे मटमैले समंदर के बीच कोई हरा भरा जजीरा उगाया हो। दीवार पे लगे सुंदर वॉलपेपर के ऊपर वही पुरानी आम सी तस्वीरें टंगी थीं जो अमूमन किराए पर उठने वाले कमरों में लगी रहती हैं। उसको ये तस्वीरें किराएदारों का पीछा करती हुई मालूम होती थी। नौजवान की आंखों के सामने जैसे जैसे इस पहेली नुमा कमरे के किरदार आते गए, यहां रह चुके किराएदारों की कहानी ने उसके लिए नए ही माने अख्तियार कर लिए। कालीन के बीच में गायब हो चुके रेशे बता रहे थे कि भीड़ के बीच में खूबसूरत लड़कियां कैसी लगती होंगी। दीवार पे छपे रह गए उंगलियों के निशान, दीवार पर पड़े पानी की छींटों के धब्बे, आईने के पीछे की तरफ हीरे की कनी से लिखा गया एक नाम, टूटा फूटा फर्नीचर, खिला हुआ स्प्रिंग वाला सोफा। यूं लगता था जैसे इस कमरे की चमकीली खामोशी के पीछे लोगों के कई तूफान गुजर चुके हैं। कमरे की फर्श पर ऐसे नक्श दर्ज थे जो उन सारे लोगों की नीयत और हालात बयान कर रहे थे जिन्होंने इस कमरे को कभी अपना घर समझा था। नौजवान किराएदार ने इन सब ख्यालों को सधे कदमों के साथ अपने दिमाग में दाखिल होने दिया, जबकि वहां पहले से ही इस कमरे की महक और आवाजें अपना डेरा जमा चुकी थी। थोड़ा और गौर करने पर उसको आसपास के कमरों का एहसास होना भी शुरू हुआ। एक कमरे से उसको सुस्त हंसी की आवाज आई, दूसरे से किसी के डांटने वाली रौबदार मर्दाना आवाज, कहीं पासों के फेंके जाने की आवाज तो कहीं लोरी और रोने की आवाजें।
कहीं दूर से दरवाजे खटखटाने की आवाज, कुछ और दूर से जाती हुई ट्रेन की आवाज। उसने एक गहरी सांस ली और इस कमरे को अपने सीने में भर लिया। सीलन, गले हुए फर्नीचर और धूल की मिली जुली गंध उसकी रगों में पेवस्त हो गई। और तभी जब उसने अपने बदन को आराम के इरादे से ढीला छोड़ा तो वहां जंगली फूलों की एक मीठी सुगंध भर गई। इस सुगंध को हवा का एक झोंका कमरे के अंदर लेकर आया था और ये झोंका इतना ज्यादा जानदार था जैसे सचमुच ही उसमें जान हो और वो इस नौजवान से मिलने आया हो। जैसे इस हवा के झोंके ने नौजवान से कुछ कहा और नौजवान एकदम से चिहुक पड़ा। हाँ, क्या हुआ? खुशबू का ये झोंका नौजवान को अपनी आगोश में ले रहा था और उसका सारा जिस्म ठंडा पड़ता जा रहा था। कोई खुशबू भला किसी को कैसे आवाज दे सकती है? ये बात उसकी समझ से परे थी, लेकिन फिर भी यह आवाज जो भी थी उसे ऐसा लगा जैसे उसको छू रही थी। वो यहीं थी। ये लफ्ज उसके अंदर बजने लगे। वो नौजवान हर उस एक चीज को, उस छोटी से छोटी चीज को पहचान सकता था जिसे उसने छुआ हो। वरना ये जंगली फूलों की सुगंध, वो सुगंध जो उसे बहुत पसंद थी, यहां कहां से आई? इसके बाद वो कमरे की तलाशी में यूं जुट गया जैसे खोजी कुत्ते किसी की गंध पहचान कर जुट जाते हैं। ड्रेसिंग टेबल के दराज, दीवारों के वॉलपेपर, कालीन के उभरे हुए हिस्से, कमरे के हर एक कोने को कभी घुटनों के बल तो कभी पंजों पर उचक कर उसने अच्छी तरह खंगाला। कोई एक सुराग जिससे ये पता चलता कि उसके आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे कहीं भी वो लड़की जिसे वो ढूंढ रहा है अपने वजूद के साथ शामिल रही हो, नहीं मिला। मगर वो एहसास अभी तक उसको अपने आगोश में लिया हुआ था। हाँ, क्या हुआ? उसने एक बार फिर से ऊंची आवाज में पुकारा और चौकन्ना होकर आंखें फाड़े हुए जवाब का इंतजार करने लगा। वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिस गर्मजोशी को वो इस खुशबू की बाहों में महसूस कर सकता है वो उस लड़की के वजूद के बिना ही है। और तब उसे उस औरत का ध्यान आया। वो भागकर नीचे पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। जब वो औरत बाहर आई तो उसने फिर से, मगर इस बार बहुत गर्मजोशी के साथ पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि मुझसे पहले यहाँ पर कौन रहता था? मैंने बताया ना, स्प्रॉल और मूनी। मिसेस बरेटा स्प्रॉल वो थिएटर में थी और वो मिसेस मूनी थी। मैं कोई ऐसे वैसे लोगों को कमरा थोड़ी देती हूँ। ये मिसेस स्प्रॉल कैसी थी? मेरा मतलब दिखने में कैसी थी? ओह, उसके बाल काले थे, छोटे कद की थी, थोड़ी मोटी थी, चेहरा बड़ा ही मजेदार था, देखते ही हंसी आ जाती थी। अभी हफ्ते भर पहले ही तो वो लोग गए हैं यहाँ से। और उसके पहले यहाँ कौन रहता था? ओहो, तुम्हारे पास कितने सवाल हैं। उससे पहले एक बूढ़ा ढुलाई वाला, उसके पहले मिसेस क्राउडर और उनके 2 बच्चे, उनसे पहले बूढ़ा डॉयल। देखो, अब मैं तुम्हें करीब साल भर के किराएदारों के बारे में बता चुकी हूँ। इससे ज्यादा मुझे याद नहीं। जी शुक्रिया। वो वापस अपने कमरे में चला गया। कमरा अब पूरी तरह से खामोश पड़ा था। वो वजह जिससे उस कमरे में थोड़ी देर पहले तक रौनक थी अब वहां नहीं थी। जंगली फूलों की सुगंध अब वहां नहीं थी। उम्मीद के खो जाने से जैसे उस नौजवान की सोचने समझने की ताकत ही चली गई। वो वहीं बैठ
गैस लाइट से आती पीली मटमैली रोशनी को घूरने लगा। इसके बाद वो बिस्तर पर गया, बेडशीट को चीरकर छोटे छोटे टुकड़े बनाए और चाकू की मदद से इन चिथड़ों को खिड़कियों दरवाजों की हर झिर्री में कसकर ठूंस दिया। जब बाहर से किसी भी गंध या आवाज के आने का कोई भी रास्ता न रहा, उसने गैस लाइट बुझाई और न जाने क्या सोचकर गैस को पूरा खोल दिया और बिस्तर पर आराम से लेट गया। इस रात मिसेस मैककूल की बारी थी बियर लाने की। सो वो बियर लाई और मिसेस पर्डी के साथ नीचे अधूरे बने बेसमेंट में बैठकर बातें करने लगी। पता है, मैंने तीसरी मंजिल वाले कमरे को आज किराए पर दे दिया। अरे कमाल है, कमरे किराए पर उठाना तो कोई आपसे सीखे। हाँ भाई, कमरे किराए पर न उठाएंगे तो अपना काम कैसे चलेगा? क्या आपने उसे बताया खुदकुशी के बारे में? मिसेस मैककूल, हम कमरे इसलिए तैयार कराते हैं कि उसे किराए पर उठा सकें, इसलिए नहीं कि हमारा नुकसान हो। मैंने कुछ नहीं बताया उसे। ठीक किया। अगर लोगों को खुदकुशी के बारे में पता चलेगा तो क्या वो उस कमरे में रहेंगे? और हमें अपना काम भी तो देखना है। वैसे भी पिछले हफ्ते वो लड़की जो कमरे में गैस भरने की वजह से मर गई थी, बाद में कितनी परेशानी हुई थी हमें। ओह, मुझे वो याद मत दिलाओ। वैसे वो लड़की थी बहुत खूबसूरत, अगर उसकी बाईं भौं के पास के गहरे तिल को छोड़ दें तो।